सुप्रभात छात्रों। आज मैं 6D और 6E के बच्चों को मैं पाठ्य पुस्तिका के प्रथम पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यह बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको पाठ पढ़ाने से पहले लिंग, पुरुष, वचन ये सभी को मैं पढ़ाई हूँ। शायद 6E के बच्चे मेरे से बाद में जुड़े हैं, इसलिए उन्हें नोट्स नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन ये सभी वीडियो आप YouTube के माध्यम से आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। मैं पाठ पढ़ाने से पहले यह बताई थी कि सबसे पहले आप लोगों को पुरुष, वचन और लिंग इसके बारे में आप समझेंगे, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। हिंदी में वचन दो ही हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन दिए गए हैं। एक वचन जिसमें कि एक की संख्या पता होती है, द्विवचन जिसमें 2 की संख्या होती है, और बहुवचन जिसमें कि 2 से अधिक की जितनी की संख्या होती है बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंने आपको पुरुष भी पढ़ाया था। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, वक्ता, अर्थात मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष में आऊंगी, वक्ता कहलाऊंगी। आप सुन रहे हो, मध्यम पुरुष में आएंगे और वो श्रोता कहलाएंगे। और जो हम दोनों किसी तीसरे की चर्चा करते हैं वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। और एक बात इसमें बताती हूँ कि प्रथम पुरुष में ही 3 वचन के अंतर्गत तीनों लिंगों में शब्दों को विभाजित करते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत वाले शब्दों में 3 लिंग होते हैं। उसमें प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में विभाजित किया जाता है। अब हम सबसे पहले यह बताना चाह रहे हैं कि आज हम लोग एषः विद्यालय प्रथम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। और एषः विद्यालय में जो शब्द आ रहा है, एषः, एषः का अर्थ होता है यह, और विद्यालय, एषः विद्यालय। और मैं पहले आपको बताई हूँ लिंग पहचानने के लिए, विद्यालय में विसर्ग लगा हुआ है तो ये विद्यालय पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग वाले शब्द एषः लगा है। एषः का अर्थ होता है यह। इस पाठ में यह और वह 2 शब्दों का अधिकतर उपयोग हुआ है। और यह और वह ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसका तीनों लिंगों में ही हम संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं। यह भी तीनों लिंगों में होता है और वह भी तीनों लिंगों में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक तालिका के दौरान मैं यह बताना चाह रही हूँ कि वह शब्द जो तीनों वचन और तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष में जो लगाया जाता है वह कौन कौन सा शब्द है। यह सबसे पहले हम देखें तत्। तत् का अर्थ होता है वह। इसी से तीनों लिंगों का शब्द विभाजित होता है। तत् का अर्थ होता है वह, लेकिन ये तत् नपुंसक लिंग में होता है। यहाँ प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष में शब्द जो आया है वह है सह। सह का अर्थ होता है वह। वह पुल्लिंग शब्द है। सह विसर्ग जो लगा है वह पुल्लिंग शब्द है। दूसरा जो है सा, सा वह शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा है तत्। तत् का अर्थ होता है वह, जो नपुंसक लिंग शब्द है। सह वह शब्द पुल्लिंग के लिए आया है, स्त्रीलिंग के लिए आया है और नपुंसक लिंग के लिए भी आया है। ये एक वचन में वह शब्द आया है, और वह का जब हम द्विवचन में करते हैं तो द्विवचन का भी तीनों लिंगों में शब्द आता है। और वह का सह तो, सह मतलब वह हो गया, तो मतलब हो गया वे दोनों। ये तो पुल्लिंग शब्द का वे दोनों आया। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द का सा ते, द्विवचन में ते शब्द आता है, और ते का अर्थ होता है वे दोनों, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही
नपुंसक लिंग में द्विवचन में ते, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का द्विवचन ते शब्द भी आता है और इसका अर्थ होता है वे दो या वे दोनों होता है। इसी का बहुवचन, वह का बहुवचन जो शब्द होता है वह होता है ते। ते का अर्थ होता है वे लोग, लेकिन ये वे लोग किसका है? पुल्लिंग शब्द का। वे लोगों का अर्थ ते निकलता है। उसी तरह स्त्रीलिंग का वे लोग जब होगा तो उसका शब्द बनेगा ता, और नपुंसक लिंग का बहुवचन आएगा तो तानी, वे सब। अर्थात वह का प्रथम पुरुष में जितने भी शब्द आते हैं, इन्हीं शब्दों को हम अलग अलग वाक्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। सह, तौ, ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। सा, स्त्रीलिंग का सा, स्त्रीलिंग में वह शब्द परिवर्तन हो जाता है। सा का अर्थ वह, ते का अर्थ वे दोनों, ता का अर्थ वे लोग। और नपुंसक लिंग में भी जब वह शब्द हम लाएंगे तो शब्द अलग होगा। तत् का अर्थ वह होता है नपुंसक लिंग का एक वचन में, और जब द्विवचन में लाएंगे तो ते, और बहुवचन में लाएंगे तो तानी शब्द आएगा। ये हमारा शब्द है वह, तत् का अर्थ होता वह। अब यह शब्द भी संस्कृत में तीनों लिंगों में, तीनों वचन में, प्रथम पुरुष में लगाया जाता है। अब यहाँ हम देखें यह शब्द, जैसे एषः, एषा का अर्थ होता है यह पुल्लिंग शब्द का एषा है। अब जैसे स होता है वैसे ही बिल्कुल ए लगा देते हैं तो एषः, एषा परिवर्तन हो जाता है और यह इसका अर्थ निकला यह। एतत् मूल शब्द इसका होता है, मूल शब्द एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। अब ये तीनों लिंगों और तीनों वचनों में होता है। एषा, एषा का अर्थ होता है यह पुल्लिंग शब्द है। और एतौ, पुल्लिंग का ही द्विवचन जब हम करेंगे तो एतौ, यह एक वचन, ये दोनों द्विवचन, एते ये लोग बहुवचन। जब हम स्त्रीलिंग को बताएंगे, यह एक किसी को यह बताएंगे तो एषा शब्द आएगा, और दो स्त्रीलिंग शब्द को बताएंगे तो एते आएगा, अर्थात ये दोनों आएगा, ये दोनों, ये दो आएगा। और अगर स्त्रीलिंग का बहुत सारे लोगों को बताएंगे तो फिर एते आ जाएगा। एते ये लोग, जैसे ये लोग महिलाएं हैं तो ये लिखेंगे एते महिला। वैसे ही एतत् शब्द नपुंसक लिंग के लिए भी, क्योंकि हमारा संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है, और इसमें नपुंसक लिंग किसी एक वस्तु को अगर हम बताते हैं तो आएगा ये शब्द यह कलम, तो इसमें आ जाएगा एतत् कलमम। और ये नपुंसक लिंग का एक वचन, अगर दो कलम है तो एते ये दोनों, एते कलमे। अगर बहुत सारा कलम है, कलम नपुंसक लिंग होता है तो हो जाएगा एतानी कलमानी, ये सब कलम। तो अब हम लोग यहाँ वह और यह दोनों का संस्कृत के जितने भी लिंगों में विभाजित होता है, इन सभी को पढ़े। अब इस पाठ के अंतर्गत जितने ये शब्द आएंगे, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ जो शब्द आएगा इन तालिका के माध्यम से हम उसको भली भांति समझेंगे। चलिए बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक को खोलें, ताकि किताब खोलने के पश्चात ही आप एक एक शब्द का अर्थ और उसमें कौन से व्याकरण का शब्द है, यह किताब खोलने के पश्चात ही आप समझ पाएंगे। अब हम लोग सबसे पहला पाठ पढ़े, एषः विद्यालय। एषः विद्यालय, अब इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। एषः, एषा का अर्थ है यह, और विद्यालय का अर्थ है विद्यालय। अब इन दोनों शब्दों का शब्द हम पद परिचय करें। पद मतलब होता है शब्द, शब्द का पहले परिचय समझे कि एषा शब्द है क्या। एषा का अर्थ हो गया यह। आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द यह, वह, तुम, मैं, हम, ये सर्वनाम शब्द होता है। तो एषा का अर्थ होता है यह, और ये सर्वनाम शब्द है। और यह विद्यालय, विद्यालय संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के साथ जब सर्वनाम शब्द, अगर सर्वनाम शब्द अकेले लगा है तो वह सर्वनाम शब्द कहलाता है, लेकिन जब भी यह सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ लगाते हैं तो यह शब्द विशेषण कहलाते हैं।
संज्ञा के साथ लगने वाले सर्वनाम शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसके साथ सर्वनाम शब्द लगा है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसको विशेष्य कहेंगे और इसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेष तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो इस विद्यालय की विशेषता बतलाई जा रही है कि यह विद्यालय, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगा, इस कारण से यहाँ इसको हम विशेषण कहते हैं और विद्यालय को विशेष कहेंगे। और एक बात बताना चाह रही हूँ कि विशेषण और विशेष में विशेष अर्थात ये जो संज्ञा शब्द है इसके लिंग और वचन के अनुसार ही विशेषण का शब्द भी लगाया जाता है। यहाँ विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, इस कारण से एषः भी, अभी मैं आप लोगों को तालिका के माध्यम से पढ़ाई हूँ कि एषः पुल्लिंग शब्द एक वचन होता है, तो विद्यालय भी पुल्लिंग शब्द एक वचन है। इस विद्यालय पुल्लिंग एक वचन के कारण ही इस सर्वनाम शब्द को एक वचन पुल्लिंग शब्द में डाला गया है। तो एषः विद्यालय अर्थात यह विद्यालय है। ये आप भली भांति समझे होंगे कि यह सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा के साथ जब भी सर्वनाम शब्द लगाते हैं उसे विशेषण कहते हैं और संज्ञा शब्द को विशेष कहते हैं। इसके लिंग, अगर ये स्त्रीलिंग शब्द होता तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द में आता, अगर ये बहुवचन में आता तो ये भी बहुवचन में आता। अब हम लोग पाठ को देखें। त्रीणि वचनानि अर्थात पाठ में तीनों वचनों के बारे में बताया गया है और मैं पहले ही बताया कि इसमें एषः और एतत् और तत् दोनों के बारे में बताया गया है। राजेशः एषः विद्यालयः अस्ति, एषः मतलब यह, विद्यालय मतलब विद्यालय, अस्ति मतलब है, यह विद्यालय है। अब ये एक वचन पुल्लिंग शब्द, एक वचन पुल्लिंग शब्द। अब आगे देखें क्या लिखा है। एते वृक्षाः सन्ति, एते, एते मैं अभी बताई हूँ पुल्लिंग शब्द का एषः, एतौ, एते, एते पुल्लिंग का बहुवचन होता है। तो यहाँ वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है और यहाँ वृक्षा है, ये वृक्षा बहुवचन में है, पुल्लिंग का बहुवचन है, इस कारण से इसमें एते लगा है। अगर ये स्त्रीलिंग शब्द होता तो एता यहाँ होता, लेकिन ये पुल्लिंग का बहुवचन शब्द है, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षा, इस कारण से ये सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग का है। एषः, एतौ, एते पुल्लिंग का बहुवचन में एते था, इस कारण से ये विशेष हो गया और ये विशेषण, इस कारण से ये बहुवचन में है तो ये बहुवचन है, ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग है। ये सब वृक्ष, एते वृक्षाः सन्ति, ये सब वृक्ष हैं, सन्ति है, सन्ति का मूल धातु जो होता है अस होता है, अस धातु का धातु रूप हम लोग चलाते हैं और अस धातु का एक वचन में अस्ति, जो पहले वाक्य में आया है अस्ति एक वचन है, अस का अर्थ होता है, अस्ति एक वचन में, सन्ति बहुवचन में हैं, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में अस्ता और बहुवचन में सन्ति होता है, जिसका अर्थ होता है हैं। अब यहाँ पे हम एक शब्द आपको बताते हैं, ये जो एषः शब्द है इसका हम लोग पद परिचय करेंगे। पद परिचय का अर्थ होता है शब्द को विस्तार से जानना। अब कैसे हम लोग पद परिचय करेंगे, आपकी अगर परीक्षा में आएगी तो आप ये चार शब्द, तालिका में चार शब्द को लिखेंगे, जिसमें है मूल शब्द, लिंग है, पुरुष है और वचन है। अब हम लोग एषः का हम लोग अगर पद परिचय करते हैं तो एषः का मूल शब्द हम लोग को तालिका के ऊपर में मैं पढ़ाई हूँ अभी, एतत् होता है मूल शब्द, तो एतत् मूल शब्द हो गया और एषः मैं अभी बताई पुल्लिंग है और ये प्रथम पुरुष का है और एक वचन है। अगर सा शब्द है, इसमें हमारा वाक्य में दूसरी वाक्य में आया है एषः सुंदरः विद्यालयः, एषः का अर्थ हो गया यह, सुंदर का अर्थ हो गया है सुंदर और विद्यालय, यह सुंदर विद्यालय है। पितामह कह रहे हैं, पितामह का अर्थ होता है दादाजी। इसके बाद दूसरी वाक्य हम पढ़े, सा शोभना वाटिका, सा स्त्रीलिंग का एक वचन है,
और सा किसके साथ लगा है? वाटिका के साथ लगा। वाटिका स्त्रीलिंग, वाटिका का अर्थ होता है उद्यान, बागीचा। वाटिका स्त्रीलिंग है, इस कारण से इसके जो सर्वनाम शब्द ये सा लगा है, ये सा स्त्रीलिंग शब्द है। वाटिका एक वचन है। अब इसका जब हम पद परिचय करेंगे तो मूल शब्द यहाँ तत् आएगा, तत् से सा का रूप बना है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। यहाँ देखें, सा शोभना वाटिका, वह, सा मतलब वह, ऐसा मतलब यह, सा मतलब वह शोभना अर्थात सुंदर वाटिका है। राजेशा का कहना है सा मम कक्षा अस्ति। राजेश दादाजी को बता रहा है कि सा मैं अभी बताई कि स्त्रीलिंग का वह शब्द होता है। अब यहाँ देखेंगे सा किसके साथ लगा है? सा मम कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, इस कारण कक्षा के साथ सा लगा है। सा मम कक्षा अस्ति। मम मतलब होता है मेरा। मम भी सर्वनाम शब्द है जिसका मूल शब्द अस्मत् होता है। एतानी मम पुस्तकानी, एतानी अभी हम लोगों ने पढ़ा था एतत का बहुवचन नपुंसक लिंग का एतत, एते, एतानी। अब यहाँ एतानी शब्द किसके साथ लगा है? आप देखें, एतानी पुस्तकानी, पुस्तक नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, इस कारण से इसमें एतानी नपुंसक लिंग का बहुवचन लगा है। एतानी मम मतलब मेरा, एतानी ये सब मम मेरा, पुस्तकानी पुस्तकें हैं, पुस्तक बहुवचन है, नपुंसक लिंग है, इस कारण से सर्वनाम शब्द भी एतानी लगा है। अब पितामह अर्थात दादाजी कहते हैं सह कह पाठयति। सह पुल्लिंग शब्द का वह है। अब यहाँ एक प्रश्न बनाया गया है, प्रश्न को देखिए कैसे प्रश्न बनाया जाता है। सह कह मतलब होता है कौन, लेकिन कौन का भी तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए विसर्ग लगा है, विसर्ग जब भी लगे तो आप समझ जाइए कि वह पुल्लिंग शब्द का एक वचन में आया हुआ है। तो सह कह पाठयति, पठति मतलब होता है पढ़ना और पाठयति मतलब होता है पढ़ाना। तो सह वह, कह मतलब कौन, पाठयति मतलब पढ़ाता है। पुल्लिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो पढ़ाता है। राजेश कह रहा है सह अध्यापकः पाठयति। सह वह, अध्यापक अध्यापक, पाठयति वह अध्यापक है जो पढ़ाते हैं। राजेशा कह रहा है पितामह, पितामह को संबोधित कर रहा है। तत् विद्यालयस्य वाहनम अस्ति। तत् अर्थात नपुंसक लिंग का एक वचन, वह, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय के। अब हम लोग शब्द रूप के बारे में भी आप 5 क्लास में पढ़े होंगे कि शब्द रूप भी हम लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का शब्द रूप पढ़े थे। उसमें पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप जब षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है तो अस्य लगता है। यहाँ विद्यालयस्य वाहनम अस्ति, तत् मतलब वह, तत् वाहनम के साथ लगा है। वाहनम नपुंसक लिंग है, एक वचन, वाहन मतलब गाड़ी होता है, तत् मतलब वह होता है, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, वह विद्यालय की, वाहन मतलब गाड़ी, अस्ति मतलब है, विद्यालय की गाड़ी है। एतानी पुष्पाणि सन्ति। एतानी, एतानी मतलब ये सब, पुष्पाणि, पुष्पाणि अर्थात पुष्प, पुष्प भी नपुंसक लिंग है, लेकिन बहुत सारे उद्यान में पुष्प होते हैं, इस कारण से यहाँ पुष्पाणि लगा है और पुष्पाणि के कारण एतानी हमारा नपुंसक लिंग का बहुवचन शब्द लगा है। एतानी पुष्पाणि सन्ति, ये सब पुष्प हैं। फिर पितामह पूछ रहे हैं ते छात्राः गच्छन्ति। ते पुल्लिंग का बहुवचन, सह तौ ते अर्थात वह, तत् का अर्थ हो गया वह, सह तौ ते बहुवचन, छात्रा के साथ लगा है, छात्रा बहुवचन में है। ते छात्राः गच्छन्ति, वे छात्राः गच्छन्ति मतलब होता है जाना और ये बहुवचन शब्द है, गच्छन्ति जाते हैं। एतत् लघु यानम अपि चलिष्यति। एतत् अर्थात यह, लघु यानम अपि
चली चयति, अर्थात यह जो है लघु मतलब छोटा होता है, यानम मतलब होता है गाड़ी, अर्थात लघुयान भी चलता है। अर्थात हमारे विद्यालय में छोटे छोटे गाड़ी भी चलते हैं और बड़े वाहन भी चलते हैं। अब आप देखें, राजेशा कह रहा है तत् क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। क्रीडा, क्रीडा का अर्थ होता है खेल और क्षेत्रम का अर्थ होता है मैदान, अर्थात खेल का मैदान। क्रीडा क्षेत्रम में हलंत लगा है, इसका अर्थ होता है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। जब भी हलंत शब्द आए तो ये समझ लेना ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो तत् क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, तत् नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण क्रीडा क्षेत्रम में तत् लगा है। वह क्रीडा क्षेत्र अस्ति, अस्ति मतलब है, होता है। ते बालकाः क्रिकेट खेलम खेलन्ति, ते मतलब बहुवचन, बालका के साथ बहुवचन ते लगा है। बालका अर्थात बहुत सारे बालक, और ते अर्थात वे सब, ते वह का शब्द है, वे सब बालक जो है क्रिकेट खेलम खेलन्ति, क्रिकेट खेल को खेलन्ति खेलते हैं। अब यहाँ खेलंती शब्द का अगर हम पद परिचय करते हैं तो देखें हम कौन कौन सा शब्द। खेलंती, खेलंती का अर्थ होता है खेलना, और क्रीडंती का अर्थ भी होता है खेलना। दोनों शब्द का धातु रूप हम संस्कृत में चलाते हैं, खेलंती और क्रीडंती, दोनों का अर्थ होता है खेलना। खेलंती का धातु खेल होता है, और लकार लट लकार, आप लकार 5 क्लास में पढ़े होंगे, लकार काल को कहते हैं। काल ऐसे हम लोगों को लकार 5 पढ़नी होती है, काल हिंदी में 3 होते हैं, लेकिन लकार 5 पढ़नी है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को लट लकार पढ़नी है। लट लकार अर्थात जो वर्तमान काल चल रहा है, जो अभी चल रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं और उसी को लट लकार कहते हैं। और एक है भविष्य काल, भविष्य काल को लृट लकार कहते हैं, जो आने वाला समय है उसको लृट लकार कहते हैं। तो इस वाक्य में लट और लृट 2 लकार के शब्द आए हैं। तो खेलंती हमारा लट लकार अर्थात अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, खेलंती, तो इस कारण से इसको हम लट लकार कहें, और ये प्रथम पुरुष में आएगा, और ये इसका वचन बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे बालक खेल रहे हैं, बालक बहुवचन में है, तो इसके क्रिया शब्द भी पुल्लिंग, जैसे संज्ञा शब्द का लिंग होगा, वचन होगा, उसी के अनुसार क्रिया शब्द का भी वचन होगा। तो ये हमारा लट लकार, खेल धातु, प्रथम पुरुष, बहुवचन, ये पद परिचय आपकी परीक्षा में आती है, इसको ध्यान रखेंगे। पितामह कह रहे हैं एताः बालिका कुत्र खेलिष्यन्ति। एताः, एताः स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का बहुवचन है एषाः, एते और एताः, ये सब बालिका, कुत्र, कुत्र। अब यहाँ पे एक शब्द आए, वाक्य में कुछ शब्द आए हैं जिसको अव्यय कहते हैं। अव्यय पहले समझ ले कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी भी स्थिति में, चाहे वह पुल्लिंग के साथ लगे तो वही शब्द लगेगा, स्त्रीलिंग के साथ लगेगा तो वही शब्द लगेगा, अगर एक वचन में लगा है तो वही शब्द लगेगा, बहुवचन में लगा है तो वही शब्द, अर्थात अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वाले शब्द हम जहां भी लगाते हैं तो वह शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ हमारे वाक्य में आया है कि एताः बालिकाः कुत्र खेलिष्यन्ति, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, जो अव्यय शब्द है। ये कुत्र अगर हम पुल्लिंग के साथ लगाएंगे तो कुत्र ही लगेगा, स्त्रीलिंग के साथ लगाए हैं तो कुत्र ही, अर्थात एताः बालिका, ये सब बालिका, कुत्र मतलब कहाँ, खेलिष्यन्ति। अभी मैं बताई हूँ कि इस पाठ में 2 लकार आए हैं, एक लट लकार और एक लिरिट लकार। लिरिट लकार जिसको भविष्य काल कहते हैं, तो ये लिट लकार खेलिष्यन्ति, लट लकार में ती तह अंति का प्रत्यय लगाया जाता है, और लिट लकार में शयंती, शयति, शयता, शयंती का प्रत्यय लगाई जाती है। तो ये सब बालिका कहाँ खेलेगी। राजेश कह रहा है ताः बालिका अपि अत्र खेलिष्यन्ति। ताः मतलब वे सब बालिका,
भी, अपि मतलब अव्यय शब्द है भी, वे सब बालिका भी, अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, ये भी अव्यय शब्द है, यहाँ ही खेलेगी, खेलिष्यन्ति खेलेगी, ताः बैडमिंटन खेलम खेलिष्यन्ति, ताः अर्थात वे सब, सा ते ताः वे सब बैडमिंटन खेलम खेलिष्यन्ति अर्थात बैडमिंटन खेल को खेलेगी। अब पितामह कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं, एते छात्राः एव क्रीडकाः भविष्यन्ति। पितामह कह रहे एते छात्र अर्थात ये सब जितने छात्र हैं वो एव, एव मतलब होता है ही, एव मतलब ही होता है, ये भी अव्यय शब्द है, एव का अर्थ होता है ही, और ये भी अव्यय, ये सब बालक ही, छात्र ही, क्रीडका अर्थात खिलाड़ी, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति का अर्थ होता है होंगे, ये इसका धातु भू से चलता है, ये होंगे, होंगे मतलब भविष्य काल में, लेट लकार में, इसका पुरुष प्रथम है और वचन बहुत सारे बच्चे हैं, इस कारण से बहुवचन, अर्थात ये सब छात्रा क्रीडका अर्थात खिलाड़ी होंगे। राजेश कह रहा आम, आम अव्यय शब्द है, आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ, ताः बालिका अपि क्रीडिका भविष्यन्ति, ये सब, ताः मतलब वे सब, बालिका वे सब, बालिका अपि, अपि मतलब होता है भी, क्रीडिका अर्थात खिलाड़ी, भविष्यन्ति खिलाड़ी होंगी। राजेश कह रहा है एषः तरण सरोवरः अस्ति, तरण सरोवरा का अर्थ होता है, तरण मतलब होता है तैरने वाला, सरोवर मतलब तैरने का तालाब है, तो तरण सरोवरा पुल्लिंग शब्द है, तो एषा तरण सरोवरा अस्ति, यह तैरने का तालाब है, एषा स्वच्छ तरण सरोवरा अस्ति, यह स्वच्छ तालाब है, परम, परम मतलब होता है परंतु, अव्यय शब्द है, अहम तरणम न जानामि, अहम मतलब मैं, तरणम मतलब तैरना, न मतलब, न भी अव्यय शब्द है, नहीं, जानामि, जानामि हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है, ज्ञा धातु है, उत्तम पुरुष का बहुवचन, एक उत्तम पुरुष का एक वचन हमारा शब्द है, मूल धातु इसका ज्ञा है, अर्थात मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तानी सोपानानि संति, तानी बहुवचन शब्द आ गया, सोपानानी, सोपा, सोपानम मतलब होता है सीढ़ी, और सोपानानी का अर्थ हो गया बहुत सारी सीढ़ियां, तानी सोपानानी संति, वे सब सीढ़ियां, संति मतलब हैं, पितामह करे सुंदर सरोवर, यह सरोवर तो बहुत सुंदर है। राजेश छात्रावास कुत्र अस्ति, राजेश को पितामह संबोधित कर रहे हैं कि हे राजेश, छात्रावास, छात्रावास जो आप लोग जानते होंगे हॉस्टल जिसको कहते हैं, जहाँ बच्चे अपने घर से माता पिता को छोड़कर वहीं रहकर विद्या अध्ययन करते हैं, उसको छात्रावास कहते हैं। वह कुत्र अस्ति अर्थात कहाँ है, राजेश कह रहा है पितामह एषा छात्रावास, यह छात्रावास है, छात्रा अत्र निवसन्ति, अत्र मतलब होता है यहाँ, अव्यय शब्द है, छात्रा यहाँ निवसन्ति बहुत सारे छात्र हैं, तो निवसन्ति अर्थात रहते हैं, पठन्ति पठ धातु एक प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार अर्थात बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, भोजनम कुर्वन्ति च और भोजन को करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में और शब्द जो लगाते हैं वो शब्दों के बीच में लगाते हैं, लेकिन संस्कृत के वाक्य में जब और शब्द अर्थात च शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो सारे शब्दों के बाद च लगाते हैं, जैसे यहाँ लगा है अत्र निवसन्ति निवास करते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं, भोजनम कुर्वन्ति च और भोजन भी करते हैं। पितामह करे एषा छात्रावासा विशाला अस्ति, यह छात्रावास जो है वो विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, अस्ति मतलब है, यह छात्रावास विशाल है। अब यह पाठ हमें उम्मीद है कि यह खत्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बालक एक एक शब्द को भली भांति समझे होंगे। और अभी मैं इस वीडियो के बाद इस टिप्पणी अर्थात जिसको नोट कहते हैं, नोट्स में आपको भेजूंगी, जिसमें कई शब्दों का अर्थ, अव्यय शब्द
और जिसमें व्याकरण के अलग अलग परिचय, व्याकरण में जो आए हुए शब्द हैं उसका अलग अलग परिचय मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी और कुछ प्रश्न भी दूंगी जो आप अ, इन अपनी उत्तर पुस्तिका, संस्कृत के उस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।